तू 10th में 85% लिया, तेरे को एक स्मार्टफोन दे देंगे। वो मेरे को मोबाइल का इतना था कि यार मोबाइल चाहिए तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। मैंने इतनी पढ़ाई करी, मेरे 86% आ गए और मैं होल फैमिली वो सरप्राइज की और ये क्या कर दिया, तो उनको दिलाना पड़ा। मिडिल क्लास फैमिली का सीन ये होता है कि आपको आगे से कुछ नहीं मिलता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। टेक की बात कर रहे हैं, गैजेट्स की बात करते हैं, बीच में प्लस लगा देते हैं, तो टेक प्लस गैजेट ऐसे करके नाम हो गया था। खुद एडिट करना, वीडियो शूट करना, स्क्रिप्टिंग करना, रिसर्च करना, 3-4 बजे तक फिर सोना, ऑफिस जाके ऑफिस के वाईफाई से वीडियो अपलोड करना। पैशनेटली कोई चीज़ कर रहे हो ना और उस पैशन में पैसा आ जाता है तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। मिडिल क्लास फैमिली के जो पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे जनरेशन के, उनको चाहिए, उनको मतलब होता है नंबर्स से। और वो नंबर्स होते हैं स्कूल में आपके परसेंटेज, आपकी इनकम, आपका पैसा, आपकी पोस्ट, आपका ये नंबर्स से फ़र्क पड़ता है उनको। रिश्तेदारों से जो है मतलब निपटते कैसे हैं ज़रा बताएं। मैं निपटने की ज़रूरत नहीं है, टाइम देना कम कर दो। ऑलरेडी करोड़ों कमा चुके हैं, फिर वो ज्ञान देते हैं कि भाई पैसा ही सब कुछ नहीं होता। नहीं, पैसा सब कुछ होता है भाई। ज़िंदगी में मेरे और मेरे परिवार या मेरे खानदान ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि कभी ऐसा कुछ हो। ही इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सन ना यार, वर्ल्ड के बहुत ही पावरफुल इंसान है वो। फॉर्ब्स में भी हम 2-2 बार आए हैं, अभी पिछले साल भी आए, इस साल भी आए। क्रिएटर अवार्ड भी मिला, नेशनल अवार्ड मिला। अब इन्फ्लुएंसिंग वर्ड या इन्फ्लुएंसर वर्ड मुझे बिल्कुल पर्सनली मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट अ इन्फ्लुएंसर। हर 2 दिन 1 दिन छोड़ के मेरे पास ईमेल रहता है। और अगर मैं अभी तक उस पाथ को फॉलो कर लेता तो आराम से 5 से 10 करोड़ का बिजनेस था मेरा वो। विस्तार न्यूज़ के बारे में बोलेंगे कि होम ग्रोन न्यूज़ चैनल है और एमपीसीजी में जितना भी काम कर रहे हैं आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसे ही लगे रहिए। दोस्तों स्वागत है आपका विस्तार न्यूज और विस्तार डिजिटल में, और मैं हूं आपके साथ अनंत सिंह। और हमेशा की तरह शुरू करूंगा एक कहानी से। ये कहानी है एक छोटे से लड़के की। वो लड़का पैदा हुआ मध्य प्रदेश के भिंड में, और बचपन में उसके साथ एक ऐसी घटना घट गई जो हमेशा के लिए उसके जहन में बस गई। उस छोटे बच्चे की हो गई थी किडनैपिंग। हालांकि उसकी मम्मी बड़ी स्ट्रांग थी, उन्होंने उसको बचा लिया, लेकिन यह घटना उसके दिमाग में एक इतिहास की तरह दर्ज हो गई। हालांकि इस घटना का इस पूरे सिनेरियो से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं क्योंकि बताना जरूरी है। उसके बाद वो लड़का आगे बढ़ा, थोड़ा और बड़ा हुआ तो भोपाल में शिफ्ट हो गया। भोपाल में शिफ्ट हुआ, फिर वो एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने लगा, तो बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। उसका इंटरेस्ट था टेक में, गैजेट में, और उसके साथ साथ में सोशल मीडिया भी तब आना शुरू हो गया था, तो उसका इंटरेस्ट जगना शुरू हुआ सोशल मीडिया में। टेक में इंटरेस्ट होने के कारण उसने फिर इंजीनियरिंग ज्वाइन की। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उसका प्लेसमेंट हुआ एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में, जहां पे उसने 4 साल नौकरी की। लेकिन जो अंदर सोशल मीडिया का इंटरेस्ट था वो अभी भी कहीं ना कहीं उसे कुरेद रहा था, तो अपने सोशल मीडिया इंटरेस्ट को बाहर लेके आया और उसने जॉब छोड़ी। अब कहते हैं ना कि पुराने ज़माने में जैसे कहते थे कि जो टीवी होता है वो इडियट बॉक्स होता है, और टीवी देखोगे तो आप जो है बर्बाद हो जाओगे। सेम आज के ज़माने में सोशल मीडिया के लिए भी कहा जाता है कि सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, आपका कैरियर खत्म हो जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि टीवी और सोशल मीडिया कई लोगों को रातों रात सुपरस्टार बना दिया, कई लोगों को बहुत बड़ा स्टार बना दिया, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने इसका सही से इस्तेमाल किया। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स बैठे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया और इसके बाद सुपरस्टार बन गए सोशल मीडिया के। इसके अलावा इतने बड़े स्टार बन गए कि उन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया दिल्ली में, और इन्होंने भोपाल का नाम रोशन कर दिया पूरे देश में नहीं दुनिया में। और आज इनके सोशल मीडिया पे लाखों फॉलोअर्स हैं, करोड़ों फैन फॉलोअर्स की भीड़ है जो इन्हें देखने आती है। तो आज हमारे साथ हैं फेमस टेक चैनल टेक प्लस गैजेट्स के ओनर नमन देशमुख। नमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार डिजिटल में। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छे तरीके से वार्म वेलकम करने के लिए। और मेरे पुराने दिन आपने एक बार में सारी बोलते हैं रिकैप, लाइफ का रिकैप दे दिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो रमन, सबसे पहला सवाल जो आपसे यही करना चाहूँगा कि इतनी सारी आपको सक्सेस मिली, आपके लाखों में फॉलोअर्स हैं, करोड़ों लोग आपको देखते हैं, आप इतने फेमस हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया, तरह तरह के सम्मान आपको मिले। तो क्या इन सभी सम्मानों के बीच में आपने कभी सोचा था कि एक दिन मैं विस्तार में बैठ करके अनंत सिंह को इंटरव्यू दूंगा? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। एंड इट्स माई ऑनर टू बी हेयर। टू बी ऑनेस्ट, ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ कि हम मीडिया से कनेक्ट हैं और मीडिया हमें और लोगों तक पहुँचा रही है। बेसिकली सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन या फिर कुछ भी कह लो, ये अपनी जगह है, बट एक मीडिया का जो एक पर्सपेक्टिव होता है लोगों के दिमाग में, चाहे प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, किसी भी टाइप का मीडिया हो, वो अलग लेवल का होता है और उस पर आना आज भी बहुत बड़ी बात है।
मतलब ऐसा होता है ना कि घर पे टीवी न्यूज़ में अगर आ जाते हो तो मम्मी पापा खुश हो जाते हैं कि मेरा बेटा टीवी पे आ गया, तो वो हमेशा रहेगा और मेरे हिसाब से ये सालों साल तक रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अगला सवाल पूछता हूं आपसे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक ट्रिविया बता दूं कि हम दोनों की जो है पहली मुलाकात कैसे हुई थी। अरे बहुत crazy। ये बड़ी इंटरेस्टिंग मुलाकात थी, बड़ी ही वियर्ड टाइप की मुलाकात थी। हुआ ये था कि ये था दशहरे वाला दिन। हम लोग जो है, आप जैसे जानते हुए थिएटर करता रहता हूं, तो हम लोग जो है रामलीला कर रहे थे उस दिन, और मैं था कुंभकर्ण के गेटअप में, और हम लोग गए थे परफॉर्म करने के लिए, रावण वाण जलाने के लिए। और भाई वहां पे आए थे, ये मुझे नहीं जानते थे, मैं इनको जानता था। तो इन्होंने क्या किया कि ये फोटो वोटो वीडियो बना रहे थे, तो मैंने जो है इनको जो है चिल्ला करके जो है बोला कि, अब ये इस तरह से बोला कि इन्होंने देखा और फिर मेरा वीडियो बना लिया। तो बड़ी वियर्ड सी मुलाकात कैसे थी। जानेंगे यार, हाँ। पूरा हाँ, ड्रेस बिल्कुल आपके पूरा मुंह से सुन प्रॉपर लेते ऐसा हैं। था। मैं बताता हूँ इसकी कहानी। मैं गया था वहाँ पे क्योंकि हमारे पहचान के उन्होंने वहाँ इनवाइट किया था कि यार ऐसा ऐसा होता है, बहुत बढ़िया होता है हमारे यहाँ रावण दहन। तो जब हम वहाँ गए और जाने के बाद हम शायद स्टेज के पास जहाँ पे हो गए थे और इनका परफॉर्मेंस जो था वो हो चुका था, और ये लोग शायद वहाँ पे खड़े होकर रेस्ट कर रहे थे, शायद रावण दहन का ही वेट कर रहे थे। तो इतने में बगल से एक आवाज़ आती है, अरे नमन, ये तो टेक प्लस गैजेट वाला है। और चलो बोला ऐसा वो ठीक है, लेकिन जिस गेटअप में ये थे, उस गेटअप में आवाज़ देना, मेरे आसपास के जितने भी दोस्त थे सब हंस हंस के बिल्कुल क्रेजी हो गए थे। तो यानी कि ये लोग सोच रहे थे कि कुंभकर्ण बुला रहा है ना। हाँ वो तो वो बड़ा अमेजिंग था। हाँ, ये सब तो और चर्चा करेंगे, आगे की जर्नी की भी आपकी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल, जिस चीज़ ने आपको फेमस किया जो था मोबाइल, मोबाइल से सबसे पहला एनकाउंटर कहाँ हुआ? मोबाइल से आमना सामना कैसे हुआ? कैसे आपने अपना पहला मोबाइल लिया और कैसे जो है इंटरेस्ट जागा? इस पे थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं आपसे। बेसिकली मोबाइल इज़ द फर्स्ट थिंग कि जो एक टेक में मेरे को हर जगह से कनेक्ट किया है। अब वो चाहे बचपन में मोबाइल हो या फिर अभी भी हो, मोबाइल एक वन ऑफ द मोस्ट कनेक्टिंग पार्ट रहा है मेरी लाइफ का। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था इनिशियली, तब बड़ी मेहनत से मेहनत तो नहीं बोलूँगा, ज़िद करके मैंने फ़ोन लिया था अपने पापा को बोल के, क्योंकि उस टाइम पे ऑफ कोर्स 7th 8th क्लास में थे। तो माई फादर टोल्ड मी एट द टाइम कि यार मोबाइल तो नहीं देंगे तेरे को, क्योंकि पढ़ाई पे असर होता है। और उन्होंने ये बोला था मजाक, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग मैं थोड़ा सा ऐसा एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मतलब एवरेज इन द सेंस कि 70 वाली लाइन में हमेशा रहता था मैं। तो उन्होंने बोला कि यार तू 10th में 85% लिया, तेरे को एक स्मार्टफोन दे देंगे। और उन्होंने तो ऐसा बोल दिया था क्योंकि उनको मालूम था कि इसके क्या ही आएंगे। वो मेरे को मोबाइल का इतना था कि यार मोबाइल चाहिए तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। मैंने इतनी पढ़ाई करी, मेरे 86% आ गए, और माई होल फैमिली वॉज सरप्राइज कि और ये क्या कर दिया, तो उनको दिलाना पड़ा। तो मोबाइल का एक वो मेन रहा है शुरू से, क्योंकि स्टार्टिंग में आसपास वाले लोगों के पास मोबाइल देखता था। तो बेसिकली मेरा जॉनरा ये नहीं रहता था कि भाई मैं मोबाइल देख के खुश हो रहा हूँ, मैं देखता था कि इसमें स्पेसिफिकेशंस क्या है, ये काम कैसे करता है, इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर डाला है, हार्डवेयर क्या है इसमें, ऐसा वैसा। तो वो सारी चीज़ें शुरू से रही हैं। तो इस तरीके से इंटरेस्ट बढ़ा, कंटेंट देखना भी मोबाइल में चालू किया, और फिर बाद में धीरे धीरे करते हुए मोबाइल का रिव्यूज़ बनाना चालू किया। तो यही एक मोबाइल से कनेक्टिविटी है। तो जब आपने मोबाइल से जो है वीडियो बनाना शुरू किया, मोबाइल का जो मतलब जो भी है रिव्यूज़ के स्पेसिफिकेशन रिव्यू करने शुरू किए, तो किसी से, हर कोई जो है कोई भी बड़ा काम करना शुरू करता है तो किसी से इंस्पिरेशन लेता है। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन थे? किसको देख के आप इंस्पायर हुए और आपने ये सब चीज़ें जो है शुरू की? मेरे इंस्पिरेशन फ्रॉम डे वन इज़ MKBHD, मार्कस ब्राउनली। ही इज़ फ्रॉम US और वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट क्रिएटर, 10 से 12 साल हो गए उनको बनाते हुए, और अभी टेक कम्युनिटी में बोल सकते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड ही इज़ ऑन टॉप। तो उनसे इंस्पिरेशन बहुत ली है, क्योंकि वो शायद ज़रा से छोटे से थे जब से वो वीडियोस बनाते आ रहे हैं, अब तो अच्छा खासा नाम है। तो वो मेरे शुरू से इंस्पिरेशन रहे, और उनको मैंने देखा है उस टाइम पे जब आपको मालूम होगा 1 GB मिलता था हमें 1 महीने का। स्क्रैच कार्ड से जो है वो हम लोग घिस के करते थे। स्क्रैच कार्ड वाला, टाटा डोकोमो वाला। मेरा जो नंबर है वो भी बड़ा वो है, मेरा जो नंबर के मैं आखिरी के नंबर बताऊं 2010 है। तो वो इसलिए यादगार है क्योंकि मैंने 2010 में वो सिम खरीदी थी। उस टाइम पे डोकोमो थी, अब चेंज करते करते एयरटेल पे आ गया, तो वो अलग सीन है। बट वो तब से था, तो तब से मैं कंटेंट देखता था। छोटे से नोकिया के फ़ोन आते थे, उसको उसमें सिम्बियन सॉफ्टवेयर डलता था, जावा का उस टाइम पे सिम्बियन सॉफ्टवेयर डलता था, जावा बेस्ड रहता था। उस पर यूट्यूब को इंस्टॉल करना अपने आप में बड़ा टास्क था, और उसके बाद चलाना उसको धीरे धीरे जाके, फिर वो सर्च वाले पे जाके टैप करना। तब से इंटरनेट और इससे कनेक्टेड हूँ, तो तब से यूट्यूब वीडियोस देखता था। तो कंटेंट मैंने शुरू से ही देखा है। वो इंडिया में फेमस हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ जियो,
कि अब कंटेंट फ्री हो गया तो लोगों के पास बहुत हो गया, लेकिन शुरू से मैंने कंटेंट देखा है। तो वीडियोस बनाने फिर आपने वो नोकिया के ही फ़ोन से शुरू कर दिए थे या फिर उसके बाद भी कोई फ़ोन लिया था, मतलब फिर कैसे शुरू किया? नहीं, अपलोडिंग का ऐसा था कि मेरी जॉब लग गई थी, तो मेन ये कि मिडिल क्लास फैमिली से था। तो मिडिल क्लास फैमिली का सीन ये होता है कि आपको आगे से कुछ नहीं मिलता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए, विच इज़ अ वेरी बेस्ट थिंग आई वुड से इंडिया में, कि एक सीखने को मिलता है, एक हसलिंग पावर बच्चों में शुरू में आ जाती है कि यार ऐसा तो नहीं है कि यार कुछ करना पड़ेगा तभी चीज़ें होंगी। और वो सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली पेरेंट्स नहीं होता है, वो लाइफ में आपको हर एक स्टेप में पता पड़ता है। तो वही चीज़ें थी कि यार अब कर लिया, मोबाइल दिलाया। फर्स्ट फ़ोन ज़रूर मेरे को पापा ने दिलाया था, 6000 जो 10th वाला मैंने बताया था वो था। तो 6000 रुपये का एक फ़ोन था, एंड्रॉइड सैमसंग गैलेक्सी वाई, स्टिल रिमेंबर, वाई मीन्स यंग। सैमसंग गैलेक्सी तो हम सभी ने सुना है। मेरा भी जो फोन था सबसे पहला वो सैमसंग चैम्प था। चैम्प, हाँ, उसी की तो सीरीज जो थी वो। पिंक कलर का जो फोन है सैमसंग चैम्प आता था वो ले लिया था मेरे मम्मी पापा ने। चैम्प उस टाइम पे सिम्बियन पे चलता था, सिम्बियन नहीं, सैमसंग का इंटरनल सॉफ्टवेयर था, उस पर चलता था। फिर गैलेक्सी वाई आया था जो एंड्रॉइड बेस्ड था, तो हमने वो मेरा पहला फ़ोन था। उसकी भी बहुत फनी स्टोरी है, छोटा सा फ़ोन था, लेकिन मेरे को शुरू से ही ना फ़ोन में कुछ ना कुछ करने की आदत थी। आपने पता नहीं सुना है कि नहीं, मोड डालते थे उसमें, उसको रूट करते थे फ़ोन को, उसमें रोम अलग अलग डालते थे। जैसे कि उसमें डाला हुआ है सैमसंग का सॉफ्टवेयर, लेकिन हम डाल रहे हैं उसमें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, साइनोजन मोड डाल। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये जो हार्डकोर है उनको 100% पता, हाँ, तो वो करता था मैं। अब आप सोचो वो सॉफ्टवेयर कंपनी ने जो डाला है वो एक तरफ है, हम अपना खुद का बना के खुद का कस्टमाइज़ करके डाल रहे हैं। इतना बड़ा रिस्क लेता था मैं उस टाइम पे जब मैं 11th में हुआ करता था। मेरे पास कोई बैकअप फ़ोन नहीं, कुछ नहीं है, मैं वो करता था क्योंकि एक पैशन था कि यार डाल के देखते हैं। वो करा, डाउनलोड करते थे फाइल, इधर उधर वाईफाई मिलता था। फ़ोन ख़राब हो जाता था तो हम फिर सर्विस सेंटर जाते थे, सर्विस सेंटर वाला पैसा लेता था हर बार का ठीक करने का, 100 रुपये 200 रुपये, क्योंकि मेरा डेली का हो गया था कि ये आ गया, फिर 2 हफ्ते बाद ठीक करना है। मैंने कहा कितने पैसे देंगे, तो एक बार मैंने ना उसके जिस सॉफ्टवेयर से वो ठीक करता था, मैंने उस सॉफ्टवेयर का नाम पढ़ लिया। मैंने कहा मैं ये सॉफ्टवेयर खुद ढूंढूंगा, क्रैक ढूंढा लैपटॉप में, मतलब भैया के मैंने सॉफ्टवेयर ही वो डाउनलोड कर लिया, सैमसंग का था वो। फिर मैं वो ख़राब करता था, ठीक करता था, ख़राब करता था, ठीक। तो वो पैशन उस टाइम से ही बनता चला गया था। और फिर कुछ नहीं, फिर आगे धीरे धीरे जाके जब स्मार्टफोन खरीदने की, जब जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, तो जॉब लग गई थी। जॉब के बाद जब पैसा कमाया तो पहला फ़ोन खरीदा था मैंने वन प्लस का फ़ोन था, और वो 30,000 का फ़ोन था। स्टिल रिमेंबर, 30,000 बहुत होते थे। 30,000 रुपये का था, क्योंकि उस टाइम पे मैं इंटर्नशिप चालू की थी 3,000 रुपये पे, और जब मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हो गई थी तो 12,000 रुपये की जॉब थी। तो वो उस टाइम पे वीडियोस बनाना था, तो वीडियोस बनाने के लिए फ़ोन नहीं लिया था ऑनेस्टली, मोबाइल यूज़ करने के लिए लिया था वन प्लस का उस टाइम पे। फिर लेकिन उससे मैंने कम से कम यूट्यूब पे 150 वीडियोस बना ली थी। 150 वीडियो मैंने उस फ़ोन से बनाई है। तो बस ऐसा ही है। तो YouTube पे जो आपने शुरू किया, मतलब उन्हीं को देख, जो आपने नाम बताया, मैं वो क्यू से कुछ नाम बताया, मैं भूल गया। मार्कस ब्राउनली, MK अच्छा, मार्कस ब्राउनी, ठीक है। मार्कस ब्राउनी को देख के आपने जो है शुरू किया था बनाना। हाँ, उनको और उनके साथ में बहुत सारे क्रिएटर्स थे बाहर के, और इंडिया में भी क्रिएटर्स उस टाइम पे क्रिएटर राइज चल रहा था इस चालू। तो तब क्या है कि एकदम से ही शुरुआत है, एक क्रांति आई थी, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स है एकदम से आ गए थे। भुवन बाम हो गए, टेक्निकल गुरुजी हो गए। मैंने भी भुवन बाम को देख के जो है शुरू किया था वीडियोस बनाना यूट्यूब पे। और उस समय क्या है, जो टेक्निकल गुरुजी थे, टेक्निकल गुरुजी जो थे उस समय इतने बड़े यूट्यूबर नहीं थे, उनकी स्टार्टिंग हुई थी। स्टार्टिंग एक शर्मा जी टेक्निकल नाम का जो है चैनल हुआ करता था, वहां पे वो अपने वीडियोस बनाते थे। और उसके बाद तो है खैर, जो फिर उन्होंने अपना इतना बड़ा कर लिया कि आप सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है ये चैनल के बारे में उनके। तो YouTube पे जब आपने वीडियो डालना शुरू किया तो ये जो कंसिस्टेंसी का जो खेला है, ये तो समझ में आया नहीं होगा। तो ये कब समझ में आया कि ये इस तरह से कंसिस्टेंट होते हैं, या वीडियोस डालने से ऐसा कुछ होता है, ये कब आपको समझ में आया? कंसिस्टेंसी का गेम ऐसा था कि, और पहले तो ये सब क्राइटेरिया भी नहीं होता था कि जब वीडियो मोनेटाइज होगा, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि सारे वीडियो मोनेटाइज होंगे, आजकल तो क्राइटेरिया आ गया है। तो ये कब समझ में आया कि ये पूरी एक प्रोसेस? नहीं, मेरे टाइम पे आ गया था क्राइटेरिया। 2017 में चालू किया था, तो मैं और मेरे फ्रेंड हम लोग बैठ के बातें करते थे कि यार क्या करना है, वीडियोस बनाना है मुझे ऐसा सा। तो ही सेड कि यार बनाना, क्यों नहीं बनाना। मैं इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में था, तो फ़ोन था ही, तो वीडियो बनाना तब मैंने चालू कर दिया था। अब चैनल का नाम क्या लगा, एफर्ट नहीं लगाए, बैठे हुए थे हम ऐसे 2 दोस्त। तो मैंने कहा यार कि यार टेक की बात कर रहे हैं, गैजेट्स की बात करते हैं, बीच में प्लस लगा देते हैं, तो टेक प्लस गैजेट ऐसे करके नाम हो गया था। वीडियो बनाई, चालू करी, वीडियो डाली। उस टाइम पे हिंदी में बोलना बड़ा एक फियर लगता था, क्योंकि उस टाइम पे हिंदी क्रिएटर्स इतने यूट्यूब पे थे नहीं, सब इंग्लिश में बात करते थे ज़्यादातर। तो मैंने इंग्लिश में एक वीडियो बना के डाल दी, और वो वीडियो बनाने के बाद वो वीडियो पे 15,000 16,000 व्यूज़ आ गए थे।
लेकिन वो कंसिस्टेंसी उस टाइम पे मैं नहीं दिखा पाया 2017 के बाद में, क्योंकि कॉलेज असाइनमेंट्स, इंटर्नशिप्स, जॉब, ये वो बहुत प्रेशर रहता था। लेकिन आफ्टर जब मैं जॉब में चला गया था उसके बाद मैंने कंसिस्टेंसी की और फिर वीडियोस डालता गया। मतलब ऐसा हो गया था कि मैं 2 साल तक सिर्फ 3 से 4 घंटे सोया हूँ, उससे ज़्यादा नहीं सोता था, क्योंकि ऑफिस रहता था 9 to 5 पूरा। 10 बजे घर पहुँचना, 9 बजे घर पहुँचना, खाना पीना, फिर उसके बाद खुद एडिट, अब तो टीम है, खुद एडिट करना, वीडियो शूट करना, स्क्रिप्टिंग करना, रिसर्च करना, 3-4 बजे तक, फिर सोना, ऑफिस जाके ऑफिस के वाईफाई से वीडियो अपलोड करना। तो वो चलता गया हसलिंग 3-4 साल तक। लेकिन वो क्या होगा कि मज़ा इसलिए भी आने लगा था क्योंकि लोगों का सपोर्ट बहुत मिलने लगा था और लोग मतलब पॉजिटिव फीडबैक्स काफ़ी आने लगे थे। प्लस सब्सक्राइबर अच्छे हो गए थे, 50,000 60,000 सब्सक्राइबर हो गए थे और रेवेन्यू भी हमारा अच्छा होने लगा था। ब्रांड के साथ में कोलैबोरेशन चालू हो गया था। मतलब ऐसा हो गया था कि ब्रांड कुछ भेजता था तो मेरे को वो बहुत बड़ी चीज़ लगती थी कि यार ब्रांड ने फ्री में कैसे ईयरफोन्स भेज दिए, ब्रांड ने कैसे फ्री में ये भेज दिया, वो भेज दिया। तो वो एक किक शुरू से लगना चालू हो गई थी, तो वो आदत सी बन गई थी कंटेंट क्रिएशन। तो बस इस तरीके से। तो YouTube से जब पहला पेमेंट आया आपका एडसेंस से, तो कैसा फील हुआ? मतलब क्या जॉब छोड़ चुके थे तब तक, मतलब क्या था? नहीं, जॉब तो बहुत टाइम बाद छोड़ी, बहुत टाइम। पहला तो ऐसा था कि यूट्यूब एडसेंस मेरे को शुरू, मतलब अच्छी बात ये हुई कि मैंने ज़्यादा नॉलेज पैसों को लेके उतनी गेन नहीं करी उस टाइम पे, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात होती है। क्योंकि अगर आप कोई पैशनेटली कोई चीज़ कर रहे हो ना और उस पैशन में पैसा आ जाता है तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ये मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि पैशन इज़ नॉट लाइक अ बिजनेस, वो बिजनेस बाद में डेवलप होता है। तो स्टार्टिंग में जब हम करते थे तो मेरे को इतना नहीं था कि चलो ठीक है हो गया, 1000 सब्सक्राइबर करने, 4000 घंटे का वॉच टाइम करना है, वीडियो बनाना चालू कर दिया। देन यूट्यूब का एडसेंस का कोड आता था एक, हाँ, वो घर पे आता है, वो 3 बार आता है और उसके बाद तो उस टाइम पे जब मैंने, कैंसिल हो जाता है। क्योंकि मैं बिरसिया में रहा हूँ तो मेरे को ये डर था कि वहाँ पहुँचेगा कि नहीं, थोड़ा सा जो है रिमोट हो जाता है। तो area, पहुँचेगा, वो मैंने आपको अपने जो मामा का साकेत नगर में रहते हैं अपने भोपाल में, वहाँ का एड्रेस डाला। देन वन डे ही कॉल्ड मी। मैं उस टाइम पे कम से कम 40 वीडियोस अपलोड कर चुका था, 30-40 वीडियो। तो उन्होंने कॉल किया कि यार नमन ये कुछ आया है तेरा, लेके जा। ऐसा मैंने ठीक है, मैं गया, मैंने देखा अरे अच्छा इसका कोड वोड आया है। फिर वो जब डाला तब जाके पता पड़ा कि मोनेटाइजेशन नाम की कोई चीज़ होती है जहाँ पे पैसा रियली में आता है। तो उस टाइम पे $100 थे, आई थिंक 6-6,500 रुपये उतना होता था। तो वो पहली वो थी। तो जब ये पहला पेमेंट आया आपका, जैसे आपने बताया जो भी था 6-7,500 रुपये, तो पहली फीलिंग क्या थी? मतलब कि कैसा आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था, कैसे रिएक्ट किया मम्मी ने? बढ़िया था यार, मिडिल क्लास फैमिली का मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप भी रिलेट कर सकते हो। नहीं, मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ। मैं भी मिडिल क्लास से आता हूँ और मेरी जब मतलब पर्सनल पेमेंट आई थी, मैं बताऊँ आपको यूट्यूब की, तो मेरी भी लगभग उतनी आई थी, 7-7,500 रुपये। और मतलब मुझ में इतना जोश कि जब जैसे ही वो पेमेंट आई बैंक अकाउंट में गिरी, मैं तुरंत गया एटीएम में और निकाले कैश और उसके बाद घर पे वापस लाया और मम्मी पापा को लाके दे रहे, देख रहे हो ये होता है पेमेंट। तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही था। तो आपका कैसा था, क्या रिएक्शन था घर वालों? हाँ, मिडिल क्लास फैमिली का है ना, मैं जितने भी लोग देख रहे हैं जो यूथ है स्पेशली, फैमिली, कई लोग बोलते हैं ना फैमिली सपोर्ट नहीं करती, ये नहीं करती। देखो भाई सिंपल सी बात है, मिडिल क्लास फैमिली के जो पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे जनरेशन के, उनको चाहिए, उनको मतलब होता है नंबर से। और वो नंबर्स होते हैं स्कूल में आपके परसेंटेज, आपकी इनकम, आपका पैसा, आपकी पोस्ट, आपका ये नंबर्स से फ़र्क पड़ता है उनको। और आप बस बिगड़ नहीं रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, आप धोखाधड़ी नहीं कर रहे हो, आप गलत उस पर नहीं जा रहे हो। बस उनको दो रिक्वायरमेंट होती है उनकी बेसिक सी, और कुछ बेसिक नहीं। है। जब नंबर्स दिखाना चालू किया तो उन्होंने भी फिर किया कि सपोर्ट तो शुरू से रहा है, डे 1 से। बट जब उनको मैंने बताया तो उनको भी, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली में, मेरा फैमिली छोड़ो यार, मेरे पूरे एरिया में, उस एरिया में, इवन एरिया भी छोड़ो, भोपाल में ही जब कर रहा था चालू, उस टाइम में गिने चुने लोग थे जो सोशल मीडिया पे 16-17, बहुत ही कम थे, मतलब 2017 की बात करते। तो वो मेट्रो सिटी में ज़्यादा हो रहा था, बॉम्बे में, दिल्ली में, बैंगलोर में, साउथ में, कुछ एरियाज़ में। लेकिन उस एरिया में ही बहुत बड़ी बात थी कि सोशल मीडिया कुछ चीज़ है जहाँ पे वीडियोस बनती है। चलो वीडियोस तो बना रहा है इंसान, पैसा भी कमा रहा है तो वही अपने आप में बड़ी बात थी। तो ऑफकोर्स उनके लिए भी नया था और मेरे लिए भी नया था यार। मैंने ये नहीं सोचा था कि आगे ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं, बस काम करते गया मैं। और थैंक गॉड वही चीज़ अभी भी बरकरार है और कुछ नहीं है। तो अब जब आपको इतना फेम मिल गया है, जैसा आपने बताया, तो भोपाल में जब आप इतना फेमस हो गए हैं, निकलते हैं, तो मम्मी पापा को तो प्राउड होता ही होगा, लेकिन ये कई जगह हैं, मिडिल क्लास लोग रिलेट कर पाएंगे कि जो ये रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार जो है हर जगह से, जैसे हम भोपाली भाषा में कहें कि उनमें एक चुल्लू होती है हर चीज़ पे सवाल करने की, क्या कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है रिश्तेदारों वाला, तो अब आप जब उनसे मिलते हैं तो रिश्तेदारों से जो है, मतलब
निपटते कैसे हैं जरा बताएं। मैं निपटने की ज़रूरत नहीं है, टाइम देना कम कर दो अच्छा। बस, और कुछ नहीं है। इन्वॉल्वमेंट देखो क्या होता है ना, मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, मैं रिश्तेदारों को बोल रहा हूँ, टचवुड मेरे रिश्तेदार बहुत बढ़िया हैं, डे वन से मेरे को सपोर्ट मिला है। और क्योंकि उस टाइम का मुझे नहीं मालूम, मैं गया नहीं घर में उनके देखने की वो दूसरों से क्या बात करते हैं क्या नहीं, ना मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी फीडबैक दिया कि वो ऐसा बोल रहा है वो ऐसा बोल रहा है। क्योंकि मेरे बाय गॉड ग्रेस ब्लेसिंग ये थी कि मम्मी पापा मेरे थोड़े से वैसे थे कि ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ों में नहीं घुसते थे कि, और ना मुझे बताते थे। वो बहुत अच्छा हो गया, नहीं तो दिमाग इंसान का वहीं फंस जाता है। स्पेशली मिडिल क्लास लोगों का दिमाग रहता है कि यार इसने मेरे बारे में बोला है, अभी रुको इसको बताता हूँ, मैं इसको ये करता हूँ। तो वो दिमाग में नहीं था स्टार्टिंग से। और रही बात उसकी कि जो आपने बताया कि धीरे धीरे करके टाइम सेक्रीफाइस जो होती है ना, वो वाली चीज़ ज़रूरी होती है लाइफ में, मैंने ये सीख लिया है। अब अगर आपको कुछ करना है बड़ा, तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। सेक्रीफाइस अब वो चाहे आपकी फैमिली का हो, आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, आपके दोस्त यार होते हैं, आपका टाइम होता है, खाना पीना नींद सोना, ये सब आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बिना सेक्रीफाइस का आपको कुछ नहीं मिलता। लोग बोलते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस, भाई कुछ नहीं होता वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क ही सब कुछ है। एक टाइम तक वर्क ही सब कुछ है, वो कर लिया तो फिर बाद में वो वर्क लाइफ बैलेंस वाले लोग वो होते हैं जो ऑलरेडी करोड़ों कमा चुके हैं। फिर वो ज्ञान देते हैं कि भाई पैसा ही सब कुछ नहीं होता, नहीं पैसा सब कुछ होता है। फिर उसके बाद चीज़ें आती हैं कि भाई हाँ हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, फलाना ढिकाना, तो वो चीज़ें सेक्रीफाइस वाली चीज़ हो जाती है और कुछ नहीं है। शाहरुख खान की एक लाइन याद आ गई जो उन्होंने एक अवार्ड शो में बोली थी, किसी अवार्ड शो में, कि जब पैसे के बारे में सवाल पूछा गया तो बोले थे कि आप पैसा सब कुछ नहीं होता, ये बोलने से पहले आप पैसा कमा के दिखाइए। पैसा कमाए बिना आप कैसे बोल सकते कि भाई पैसा कुछ नहीं होता। तो है वो ऑफ कोर्स, वो क्योंकि वो बात यही होती है ना कि विदाउट मनी, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई चलो ठीक है, हाँ ठीक है मैं मानता हूँ नहीं होती चीज़ें, बट एक सेटिस्फैक्शन हो जाता है ना कि चलो ठीक है, अब मेरे को कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है, फैमिली खुश है, मैं खुश हूँ, अब मैं अपने पैशन को कर सकता हूँ। लेकिन वो तभी होता है जब आपके पास नंबर्स हो एट द एंड, बस और कुछ नहीं। तो अब जब कहीं बाहर निकलते हैं और जो आपकी इतने फेमस होने के बाद जो आपकी पर्सनल लाइफ है और जो आपकी सोशल लाइफ है, तो उन दोनों को अलग करने में आपको क्या ज़्यादा मुश्किल होती है, या घर वाले बोलते हैं कि ये लाइफ अलग रखो ये लाइफ अलग रखो, मतलब कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं? यार मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, सोशल मीडिया पे मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ कुछ सालों से, स्पेशली अभी कुछ एक आध साल है। मेरे लिए ना, मेरे को तो डे वन से लेके आज तक मुझको बहुत अच्छा लगता है अगर कोई मेरे पास आके फ़ोटो क्लिक करता है, सेल्फी लेता है, क्योंकि भाई ज़िंदगी में मेरे और मेरे परिवार या मेरे ख़ानदान ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि कभी ऐसा कुछ हो। और वहाँ पे आके अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि कोई आके फ़ोटो ले रहा है, तो मैं हर एक का चेहरा देखता हूँ, स्माइल करता हूँ, बात करता हूँ अच्छे से। ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के वो कर रहा हूँ, मेरे अंदर से निकलता है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि हर एक फॉलोअर से, हर एक सब्सक्राइबर की वजह से हम हैं जो हैं, और कुछ नहीं है। एक तो वो वाली चीज़ हो जाती है, तो वो शुरू से ही अच्छा लगा है। कई लोग होते हैं ना जो दिखा देते हैं, एटीट्यूड करते हैं, कि आप मानोगे नहीं, मैं कितने सारे इवेंट्स में जाता हूँ, मैं सबसे लास्ट होता हूँ वहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि लोग फोटोज़ क्लिक कराते हैं, तो मैं कोई मना भी करता है तो मैंने यार नहीं यार, यही के इसी के लिए तो काम किया है। क्योंकि बहुत ही, आपको भी मालूम, बहुत ही सिलेक्टिव लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जिनके साथ ये ऐसा हो रहा है, तो वो मेरे लिए प्रायोरिटी होती है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को वो है। रही बात पर्सनल लाइफ और ये, तो हाँ ऑफकोर्स वो इफेक्ट हो रही है, क्योंकि जैसा आप करते थे आप वैसा पब्लिकली नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना पड़ता है। बट ऑनेस्टली बताऊं तो इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि क्या है, और ना मेरे को ऐसा कुछ रहता है कि ऐसा है। बट हाँ, अभी मैं यूजली ज़्यादा जब मैं बाहर निकलता हूँ या कुछ रहता है, तो दोस्त यार जो रहते हैं वो थोड़े प्रोटेक्टिव हो जाते हैं मेरे लिए, कि हाँ चलो ठीक है, नमन के साथ रहना है, कि 4 लोग रहते हैं, तो बस ऐसा है और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। बट हाँ ये कि अब कहीं जाते हैं तो पहचान जाते हैं लोग, और फोटोज़ के लिए भी आते हैं, या फिर वो उनको कई बार नहीं भी पहचानते तो वो बोलते हैं यार इसको कहीं देखा है, या कहीं ये आपको पता चलता है। आप हाँ, ये जैसे फेमस हो गए हैं, कहीं बैठे हुए हैं, तो जो लोगों की जो ऐसे तिरछी नजरें रहती हैं वो आपको देखते रहते हैं कि अरे यार ये बैठा हुआ है, इतना फेमस आदमी है, तो लोग ध्यान तो देते हैं। वो अब मेरे को आदत हो गई है कि कई लोग बैठे रहते हैं, मैं कुछ खा रहा हूँ या कहीं पे हूँ, रेस्टोरेंट में हूँ या कैफ़े में हूँ कहीं, तो लोग देखते तो वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि यार ये कहीं देखा है इसको, या तो ये मेरे पहचान का है, या तो इसको मैंने सोशल मीडिया पे देखा है यार। तो फिर मैं समझ जाता हूँ कि हाँ ये, फिर वो थोड़ी देर से खुद देखेगा, रिसर्च सर्च करेगा। बहुत ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। हाँ नहीं, ये तो होता है जब भी आप जैसे फेमस होते हो। मैं मतलब मेरे साथ ही हुआ है एक ऐसा इनकाउंटर, मैं बता दूं अगर मतलब टाइम हो अगर आपके पास तो। हाँ, तो आई एक्टेड इन पंचायत सीजन 2, तो मैं क्या, आई वॉज इन दिल्ली,
तो मैं जा रहा था, पंचायत तब ताज़ा ताज़ा रिलीज़ हुआ था, तो जो आसपास के लोग थे वो ऐसी तिरछी नज़रों से मुझे देख रहे थे कि भाई ये कौन है, इसको कहीं देखा हुआ है। और उसके बाद सडनली ये हुआ कि उन्होंने सब 2-3 लोगों ने अपने अपने फ़ोन में जो है कुछ देखा, और उसके बाद जो है फिर सारे आके मेरे को दिखाने लगे कि ये आप हो, ये आप हो। और फिर उसके बाद पूरी बोगी वाले जो है फिर आए और के फोटो वोटो खिंचाने लगे। एंड देन आई रियलाइज कि भाई पंचायत जो है इतना बड़ा शो है और इतना सक्सेसफुल शो है, बहुत बड़ा हिट है। तो हाँ, ये एनकाउंटर तो सबके साथ होता ही है और एक अच्छी फीलिंग आती है, गूज़बम्स आ जाते हैं सीधे शब्दों में कहूँ तो अभी मेन सवाल पे आते हैं कि जिस वजह से भोपाल का नाम आपने रोशन किया, पीएम मोदी के हाथों आपको नेशनल क्रिएटर अवार्ड मिला, तो उसकी प्रोसेस जानना चाहूँगा जिससे और लोगों को भी पता चले जो लोग क्रिएटर बनना चाहते हैं, क्रिएटर हैं। तो क्या प्रोसेस होती है और अनाउंसमेंट जब उसका हुआ तो क्या लेटर आता है, क्या कैसे उसकी प्रोसेस क्या होती है पूरी? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना कि मतलब पहली बार तो ये क्रिएटर अवार्ड फर्स्ट एडिशन था और कुछ आइडिया किसी को कुछ नहीं था। माय गवर्नमेंट की तरफ से उनके सोशल हैंडल्स पे बताया गया था कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, क्रिएटर्स के लिए हम एक अवार्ड कर रहे हैं जिसमें हम नेशनल अवार्ड देंगे। तो मेरी टीम से मेरे को आया कि ऐसा ऐसा हो रहा है और मैं भी कनेक्ट में था उस टाइम पे, सोशल मीडिया उनका फॉलो करता था। जैसे लोगों ने नॉमिनेशन के लिए फॉर्म भरा वैसे हमने भी नॉमिनेशन के लिए फॉर्म भरा, फिर नॉमिनेट हुए, वो सब गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया। अब किस बेसिस पे सिलेक्ट किया मुझे नहीं मालूम, पर उन्होंने किया। फिर बाद में उस टाइम पे मैं यूरोप ट्रिप पे था, मैं उस टाइम पे ऑलमोस्ट 3-4 कंट्री कर चुका था। मैं लास्ट जो मेरी कंट्री थी वहाँ पे वो थी नीदरलैंड्स में था शायद मैं। तो जब मैं पेरिस में था उस टाइम पे। तो जब मेरे को आया गया कि आपका नॉमिनेशन जो है वो हुआ है और अब आपको वोटिंग के लिए अपने ऑडियंस को करना है, तो मैं वहाँ से बैठ के आईफिल टावर के नीचे बैठ के मैं लोगों से बोल रहा हूँ भाई वोट करो मुझे। तो मेरा कोई ऐसा कोई वो नहीं था कि भाई स्क्रिप्टेड है कुछ भी है। दुनिया की सबसे रोमांटिक जगह पे हाँ, मैं जाके वोट मारा। क्या करूँ, ये मेरी बहुत बड़ी बात थी किया क्योंकि ऐसा है। तो मेरी टीम ने मेरे को बोला कि यार दिल्ली में आना है और आप 2 दिन है आपके पास, वोटिंग लाइन उस टाइम पे क्लोज हो जाएगी। मैंने ठीक है, मैं 2 दिन जितना स्टोरी डाल सकता था मैंने किया। फिर 2 दिन बाद जब मैं दिल्ली पहुंचा हूँ तो जिस दिन मैं घर आने वाला था मैं उस दिन घर नहीं आ पाया क्योंकि एक दिन मुझे इसके लिए रुकना पड़ा। लेकिन जब मैं एक दिन रुका और जब मैंने वहाँ गया, मैं सुबह 8 बजे जब पहुँचना था क्योंकि हमें स्टे वगैरह दिया था जो भी थे और मैं ऑलरेडी वहाँ पे था, तो मेरे को वहाँ जाके पता पड़ा कि मतलब इंडिया के ऑलमोस्ट क्रिएटर्स वहाँ थे और भोपाल के इतने सारे लोग थे ना वहाँ पे। मेरे को देखा, मैंने उनको देखा तो मैं कुछ वो हो गया था कि इतने सारे क्रिएटर्स आए थे और ऑल ओवर इंडिया से आए थे। हर छोटा बड़ा आप किसी भी क्रिएटर का नाम ले लो, सब थे। और जब मैं वहाँ पहुँचा, नॉमिनेशन का जो हमें बैच वैच दिया, फिर जब मैं बैठा तो जब मोदी जी आने वाले थे उसके 10 मिनट पहले मेरे पास कॉल आता है कि नमन वेयर आर यू, ऐसा सिंपल कॉल आया। मैंने कहा कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं आप आगे आओ। मैंने क्यों? तो नहीं आप आगे आओ। मैं जब आगे गया तब मैंने देखा कि 2 लाइन थी जहाँ पे रणवीर आलोवादिया और अपने टेक्निकल गुरुजी और ये सब बैठे हुए थे। मुझे वहाँ जाके थोड़ा थोड़ा क्लिक हुआ कि यार कुछ तो है। अच्छा, ये तो मतलब धमाका हुआ है। देन दे टेल कि यार यहाँ पे क्योंकि इतने क्रिएटर है, मेरे को क्यों बुलाया? अच्छा, फिर वहाँ पहुँचने तक भी पता नहीं था? बिल्कुल नहीं। तो सबको ला के वो बिठा रहे थे क्योंकि ऑफ कोर्स वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, तो ऐसा तो है नहीं कोई रैंडमली उठ के उधर से बालकनी से आ रहा है या इधर से आता है, सबको एक क्यू में बिठाना। फिर उन्होंने हमें ट्रेनिंग देना चालू कर दिया। ट्रेनिंग मतलब कि कैसे आपको उनके पास जाना है, किस तरीके से निकलना है, कुछ मार्क्स होते हैं छोटे छोटे वो फॉलो करने रहते हैं। फिर उन्होंने कार्ड दिया एक, वो कार्ड के बिना आप पीएम के पास नहीं जा सकते। फिर इस तरीके से जब स्टार्ट हुआ तो जब वो आए और ही अलग था, सब कुछ अलग था, बिल्कुल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। अब उन्होंने जब अवार्ड देना चालू किया, जब एक के बाद एक आया तो सबसे वो 10-10, 15-15 मिनट बात कर रहे थे। मैं पीछे वाली लाइन में था तो मुझे लगा जब तक मेरे पास आएंगे तो जब तक शायद 3-4 लोगों को देख के चले जाएंगे, बाकी जो उनके पीएमओ की तरफ से है या, लेकिन वो सबसे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं पीएम साहब। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या बोले, क्योंकि यहाँ तो मैं आया हूँ कल और आप अगर वीडियो देखो तो मैं ओवरसाइज कोट पहना हुआ हूँ। मैं यूरोप ट्रिप बना के उस कपड़े पहन के मैं जा रहा हूँ ना, मैंने कुछ किया है, बस मैं सलून चला गया था जैसे जैसे रात में। मेरे को कुछ प्रिपरेशन नहीं है, क्या बोलना है वहाँ पे मुझे पता पड़ रहा है व्हाट्सएप पे, मेरी फैमिली में या मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि भाई ये तो हर न्यूज़ वाले कवर कर रहे हैं ऐसा। तो वो एक वो हो गया। मेरा मैनेजर पीछे बैठा हुआ था ऑडियंस में, मैंने उसको बोला कि करण क्या करें भाई, क्या बोले? तो उसने बोला अब मैं क्या बताऊँ, जो है तो बोल दे अब। तो वो जाके कॉन्फिडेंस दिखाया, बातचीत की, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई और फिर 3-4 दिन तक तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। फिर उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है।
तो बस यही है कहानी और कुछ नहीं। अच्छा, तो अब पीएम साहब के बारे में जब पीएम साहब की बात हुई आपसे, तो उनके बारे में आपने क्या जाना? जो आप टीवी पे देखते हो, टीवी तो उनके हजारों बनते थे मित्रों, आपका चैनल टेक प्लस गैजेट्स जो हाँ बहुत तरक्की कर रहा है, तो मतलब वो कितने अपडेटेड हैं। जैसे हमने उनके पुराने वीडियोस भी देखे, उनको पबजी तक की नॉलेज है, ये पबजी वाला है क्या, वो किसी से सवाल पूछ लिया यस मीम बन गया था, बहुत क्रेजी, बहुत खतरनाक मीम बना था। तो उनसे बात करे क्या लगा यार? उनकी जब एंट्री हुई ना, तो पहली बात तो ये कि उनका ऑरा अलग है, और इन द सेंस कि लोग है ना उनको प्यार तो बहुत करते हैं, क्योंकि जो एनवायरनमेंट मैंने देखा था उधर अंदर, वो मतलब मैंने आज तक नहीं देखा वैसा एनवायरनमेंट। एंड सेकंड थिंग इज कि यूथ से कैसे कनेक्ट करना है उनको बहुत अच्छे से आता है। और स्टार्ट जब वो हुई थी अवार्ड, तो एक किसी ने एंकर ने बोला था, मेरे को नाम याद नहीं, पर उन्होंने ये बोला था कि भाई आप हो असली इन्फ्लुएंसर, और ये बात सच है। इन्फ्लुएंसर तो वो हैं, क्रिएटर तो वो हैं, क्योंकि जिस हिसाब, क्योंकि अब जैसे मैं टेक में था, मैं एजुकेशन फील्ड में जीता हूँ, तो उनको पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब उनको कैसे पता, मुझे समझ नहीं आ रहा। या तो उनको बताया गया, अब बताया भी तो इतने जल्दी, मेरे को कोई बता दे तो मैं भूल जाऊँ 15 मिनट में, लेकिन उन्होंने बताया है कि जैसे उन्होंने मुझसे बोला कि यार जब मैंने अपने बारे में उनको बताया तो उन्होंने बोला कि यार लोग इंडिया में महंगे महंगे फ़ोन लेने का शौक तो रखते हैं, लेकिन उसको कैसे यूज़ करें नहीं पता। अच्छे से अच्छा मोबाइल खरीदने के तो शौकीन है, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या क्या करना चाहिए कुछ पता ही नहीं होता है। तो उसी में मेरी कोशिश रहती है, और मैं ट्राई करता हूँ कि जितना सिंपल मेरा कंटेंट हो उतना लोगों को समझने में आसानी होती है। तो ये बोलना ही अपने बारे में बहुत बड़ी बात है कि यार चलो सामने वाला मतलब इस तरीके से फूड की कोई नॉलेज रखा है। एक फॉरेन क्रिएटर था, उसको भी अवार्ड मिला था, जो बिहार में आके बिहारी सीख के उसको कुछ इंटरनेशनल कुछ तो भी था उसमें मिला। अलग अलग लोगों को उस जॉनरा के हिसाब से बात कर रहे थे, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा। तो मतलब यार अलग ही एक्सपीरियंस था वो, कि ही इज़ बेसिकली, मतलब मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, बट ही इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सन ना यार, वर्ल्ड के बहुत ही पावरफुल इंसान है वो। और उनसे ऐसा 15-20 मिनट बात करना, कॉन्वर्सेशन करना, और उन्होंने मुझे कुछ बताया भी कि भाई इस चीज़ पे आप कवर करो, वो हमने किया भी कि ये चीज़ आप जाके कवर करो टेक्नोलॉजी में। तो वो अलग ही अपना एक, मतलब वो एक वंस इन अ लाइफ टाइम वाली चीज़ हो गई है। मतलब जिस इंसान का एक मिनट लेने के लिए लोग हाँ, तरसते हैं, वो आपसे 10-15 मिनट बात करना और वो चीज़ें करना, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो। पहले लाइफ चेंजिंग वाली चीज़ हो जाती है बस, और फिर लेकिन हाँ उसके बाद ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि अब क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है। स्पेशली फॉर्ब्स में भी हम 2 बार आए हैं, अभी पिछले साल भी आए, इस साल भी आए, क्रिएटर अवार्ड भी मिला, नेशनल अवार्ड मिला, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ गई। अब हम, पहले फ्रीडम होती थी कंटेंट क्रिएशन में कि यार चलो हम ये बना सकते हैं, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते थे, बट अब एक्सपेरिमेंट करने में भी थोड़ा लगता है, क्योंकि अब थोड़ा क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है और कुछ नहीं। तो अब ये जानना चाहूँगी, जो आज जो सब इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, कई तरह से गलत वे ले लेते हैं इन्फ्लुएंसर बनने का। जैसे आप देखिए अनशन वीडियोस बना रहे हैं, रिस्की वीडियोस बना रहे हैं, तो ऐसे यूथ जो आना चाहता है उसको क्या सलाह देंगे कि कैसे वीडियोस बनाओ, या कैसे? कंसिस्टेंसी तो वो सबसे बड़ी थिंग है, लेकिन उसके अलावा आप क्या अलग करोगे जिससे ये सब ना करना पड़े, जिसको हम आम भाषा में क्या कहते हैं, छपरी, वो ना बनो आप। अब मैं ये बोलूँगा कि उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ऑडियंस देखना चाह रही है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है ना। अब जब ऑडियंस नहीं देखना चाहेगी तब वो भी रुक जाएंगे, तब जब ऑडियंस देख रही है तो वो बना रहे हैं। तो वही है कि यार वो आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके का कंटेंट क्रिएटर बनना है, टोटली कंटेंट क्रिएटर के ऊपर बनता है। अब इन्फ्लुएंसिंग वर्ड या इन्फ्लुएंसर वर्ड मुझे बिल्कुल पर्सनली मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट अ इन्फ्लुएंसर, है ना। विराट कोहली इज़ अ इन्फ्लुएंसर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ अ इन्फ्लुएंसर, दे इन्फ्लुएंस पीपल, है ना, इन अ गुड वे। 3-4 मिलियन 5 मिलियन लेके आप सोच रहे इन्फ्लुएंसर हो, अब 10,000 फॉलोवर वाले लिख देते हैं इन्फ्लुएंसर। ठीक है, यू आर नॉट इन्फ्लुएंसर, यू आर कंटेंट क्रिएटर। ट्रस्ट, इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसिंग वर्ड एक बहुत मेजर वर्ड होता है। किसी को सिखाओ तो वो इन्फ्लुएंसिंग होती है। वर्ड का मतलब ही चेंज कर दिया लोगों ने, इसलिए मैं नहीं यूज करता हूँ कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। भाई मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, कभी आएगा टाइम तब हो जाएंगे तो ठीक है, बट जो आज के टाइम पे कुछ बना तो रहे हो, लोग शॉर्टकट इतने लगे ना, एथिक्स खराब कर लिए। जो बेटिंग ऐप को बहुत प्रमोट करते हैं, बहुत प्रमोट करते हैं। मैं वो पूछने वाला था कि आपके पास मतलब यार ऑफर्स आते होंगे जरूर, मैं बाहर से भी या इन तरह के मतलब ऐप्स के प्रमोट? हर 2 दिन 1 दिन छोड़ के मेरे पास ईमेल रहता है, और अगर मैं अभी तक उस पाथ को फॉलो कर लेता तो आराम से 5 से 10 करोड़ का बिजनेस था मेरा वो। अभी तक मैं वो छोड़ दिया मैंने, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म वाली बात नहीं है। लोगों के इमोशन के साथ खेलना बहुत मेरे को मॉरली वो नहीं करता है। कई लोग करते हैं
बड़े बड़े स्टार्स सेलिब्रिटीज़ कर रहे हैं, क्रिकेटर्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जिसका मन करे करो। बट मेरा शुरू से था, एथिक्स बना लिए थे कि यार मुझे वो चीज़ प्रमोट नहीं करनी है जिसमें रिस्क हो, और रिस्क 100% होता है, इसकी मैं श्योरिटी दे रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, आई एम ऑल्सो इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड्स होता है, ये होता है, पर वो कलर प्रिडिक्शन आजकल जो चला है, कलर पे टैप करो। अब बच्चे जो होते हैं मिडिल क्लास फैमिली के, वो अपने पेरेंट्स से जिद करके पैसे ले लेते हैं या फिर पैसा रिस्क लगा के डाल देते हैं, कुछ नहीं बचता। देन दे डिसाइड टू डू समथिंग लाइक क्रेजी वाला सीन कि भाई सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अब वो इंडिया में बहुत बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो वो एक चीज़ गलत है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका क्वेश्चन था कि कंटेंट क्रिएटर्स कैसे डिसाइड करें या कैसे वो करें, वो डिपेंड करता है यार कि आपका पहले ये है कि कंटेंट क्रिएटर अगर आप बन रहे हो तो किसी को देख के मत बनो। इंस्पिरेशन लेना अलग चीज़ है, कॉपी करने में डिफरेंस होता है। कॉपी लोग करते हैं कि अगर मैं टेक वीडियोस बना रहा हूँ तो लोग आएंगे और फिर बोलेंगे कि यार ये बना रहा है, ये इसकी लाइफस्टाइल बढ़िया है, ये करते हैं हम, और 1 महीना 2 महीना कॉपी कर लेंगे मेरा कंटेंट, और हो सकता है कि वो कुछ ट्विस्ट लगा के फॉलोअर्स भी अच्छे गेन कर ले, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं है। क्या करोगे आप 4 साल बाद, 5 साल बाद? मैं चाहूँ तो आज इतना एक्सपीरियंस हो गया है सोशल मीडिया का, मैं चाहूँ तो आज मैं फूड चैनल खोलना चाहूँ तो मैं खोल सकता हूँ। क्या करना है मुझे? कुछ नहीं करना है, मैं इधर उधर वीडियोस उठानी है, देखनी है, अच्छा ये थोड़ी बहुत फेरबदल करनी है, स्क्रिप्ट में डाल देनी है, पर मैं कब तक करूँगा? बट टेक में रही बात, टेक में तो मैं टेक में आप मुझसे नींद में भी आप आधी रात को पूछ लो, कितने सारे क्रिएटर हैं आज के टाइम में जिनको टेक का टी नहीं पता है, बट इधर उधर देख के गूगल पे थोड़ा बहुत पढ़ के, वो पैशन वाली चीज़ है। इफ़ यू रियली वांट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर तो भाई पैशनेट बनो, अपनी नीश को बिल्कुल सिलेक्टिव तरीके से सिलेक्ट करो। भुवन बाम, हर्ष बेनीवाल ये सब हैं इसलिए क्योंकि उनको इंटरेस्ट है, इसलिए वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, नहीं होते तो नहीं करते, बस सिंपल है। क्योंकि पब्लिक यही करती है कि जो चीज वो देखती है कि उठ रहा है, जैसे बीच में अभी कोविड के बाद में मूवी रिव्यूज का चलन बढ़ गया, हाँ। एकदम से उठा तो बहुत सारे मूवी रिव्यू चैनल बन गए। फिर एक बार में टेक का भी एकदम टेक्निकल जब एकदम से ऊपर गए तब वो उठ गए, तो लोग वो सब बनाने लगे, लेकिन धीरे धीरे डाउन हो गया। हाँ, मतलब ऐसा ही कि देखो इंस्पिरेशन में, जैसे मैंने बोला, इंस्पिरेशन लेके ही लोग सीखते हैं, विच इज अ गुड थिंग। हम भी बहुत निश डिसाइड करने में बहुत, एक निश में होता है जो टॉपिक, निश कई लोग वर्ड समझते भी नहीं है, जो टॉपिक है जिस पर आप वीडियोस बना रहे हो, जैसे हम एंटरटेनमेंट बनाते हैं, ये टेक बनाते हैं, तो निश डिसाइड करने में बहुत मुश्किल है। वो डिसाइड एक बार अच्छे से कर लो तो फिर आप सर्वाइव कर सकते हो इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में। तो कुछ सवाल हम लोग लेंगे, हमारे ऑफिस में कई लोग हैं जो वीडियोस बनाते भी हैं पर्सनली, और वो कुछ सवाल जानना चाहते हैं। तो हमारे साथ सात्विक हैं, तो सात्विक को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना कृपया सवाल पूछें, क्या पूछना चाहेंगे? सर मेरा सवाल एक ही था कि जैसे कोई नया कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है या फिर जो इच्छुक होता है, जैसे सर अभी मेरे इंस्टाग्राम पे 500 फॉलोअर्स हैं, अगर मैं अच्छे वीडियोस बनाना चाहता हूँ, मेरे को अच्छे फॉलोअर्स चाहिए, उसके लिए सबसे पहले हमारा क्या काम होता है? ऐसा क्या करें जिससे पब्लिक अट्रैक्शन हमसे हो? देखो आज से 4 साल 5 साल पहले बोलते तो मैं शायद कुछ और जवाब देता। आज के सिनेरियो के हिसाब से ये कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंटेंट क्रिएशन को अब लोग एज आ एम्प्लॉयमेंट की तरह भी देख रहे हैं, है ना, कि एक हम ये कर लेते हैं, हम ये बन लेते हैं। तो इस फील्ड में है ना, थोड़ा सा आपको बैठ के अपने आप पे काम करना पड़ेगा कि आप किस में अच्छे हो। पहले तो नीश जो हमने डिस्कस किया अभी, नीश बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उस टाइम पे ये होता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो ट्राई करो कि आप अलग अलग चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अपनी उस पर्टिकुलर नीश में, कि आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव बनाना चाह रहे हो तो बनाओ, आप कुछ अलग सीरियस तरीके से बनाना चाहते हो तो बनाओ। तो एक तो ये कि एक्सपेरिमेंट करो, जितना हो सके उतना करो, क्योंकि अगर आप 15 वीडियो एक्सपेरिमेंट के साथ डाल रहे हो सकता है एक वीडियो आपकी किक हो जाए, और अगर वो एक वीडियो पसंद चली गई, लोगों को लग रहा है कि फिर आप उसकी तरह सिमिलर वीडियोज़ बनाओ, लेकिन अलग अलग टॉपिक के साथ में। जैसे मान लो आपने आईफोन में, एक एग्जांपल देता हूँ, आपने एंड्रॉयड की टिप्स एंड ट्रिक के ऊपर वीडियो बना दी, अब आपकी वो वीडियो फट गई, तो ट्राई करो कि उसी के ऊपर आप वीडियोस बना लो। तो इससे क्या होगा ना, आपको एक लोग मिल जाएंगे आपके वो चाहने वाले, क्योंकि एल्गोरिदम भी ऐसी काम करता है, आपके उस वीडियो को फिर नेक्स्ट टाइम ज़्यादा प्रमोट करेगा कंपेयर टू आप जो अलग बना रहे हो। तो एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी है, दूसरा नीश जो है वो ज़रूरी है, और तीसरा कंसिस्टेंसी। बस लगे रहो। बट हाँ, ये है कि ट्राई करो कि हर वीडियो के साथ में आप कुछ नया करो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, क्योंकि वो भीड़ में चलने वाली चीज़ हो जाती है। भीड़ में मत चलो, क्योंकि अब भीड़ हो गई है कंटेंट क्रिएशन, एक तो थोड़ा अलग चलना है। सर आपसे बात करते करते सर एक सवाल मेरे मन में और आ गया है, जैसे सर ब्लू टिक का अलग ही भौकाल होता है, अरे इसकी में ब्लू टिक लगा भाई तो ये बहुत, भले उसके चाहे फॉलोअर्स कम, तो आपकी नज़र में ब्लू टिक का क्या? यार नज़र क्या ख़त्म ही कर दिया ना अब तो, क्योंकि अब कोई भी खरीद सकता है।
700 750 रुपये। मैंने चेक किया कि ब्लू टिक लेने से हमारे जो पोस्ट को बूस्ट मिलता है, हाँ। पोस्ट ज्यादा तेजी से होता हाँ। है, लोगों तक पहुंचता है। हाँ। तो क्या जिसके नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाय द वे मेरा ब्लू टिक खरीदा हुआ नहीं है बट ब्लू टिक का ऐसा होता है कि अब वेरिफिकेशन, वो तो क्रिएट जो सोशल मीडिया जिन्होंने बनाया है, मेटा वाले, उनको पैसा कमाना, तो उन्होंने वो चीज़ कर दिया। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज होती हैं जो आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उसको, आपको ज़्यादा रीच मिल रही है, उससे उससे कोई फ़र्क नहीं होता है, वो किस बिना ब्लू टिक वाले को भी मिलेगी। बट कुछ सर्विसेज होती हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे, जैसे आप एक बड़ी पर्सनैलिटी हो, पॉलिटिक में हो, या आपका कोई बिजनेस है अच्छा, आपका नाम है, आप चाह रहे हो कि आपका अकाउंट सेफ रहे, तो वो सर्विस के लिए आप हर महीने पे कर रहे हो मेटा को, और वो सर्विसेज का एक्सेस ले रहे हो। बस वही रीज़न बच गया है। और ब्लू टिक का ऐसा हो गया क्योंकि अब क्या होगा, स्टार्टिंग में जब ब्लू टिक आया था ना, तो लोगों ने एक स्क्रीनशॉट या फिर लोगों को दिखाने के चक्कर में सबने खरीद लिया। बट अब वो भी फिल्टर आउट हो गया। अब आप देखना, अब ब्लू टिक उतने नहीं दिखते, कोई नहीं देता। नेटफ्लिक्स का 200 रुपये इंडिया में नहीं दे रहा इंसान, 750 रुपये क्या देगा। तो वो स्टार्टिंग में हो गया, लेकिन अब उतना क्रेज़ नहीं रहा है। तो ब्लू टिक के पीछे भागने से अच्छा है कि कंटेंट के पीछे भागो बस। हो सर ये हमेशा चलता रहता है, ये सुना है सोशल मीडिया पर कि नहीं एंड्रॉइड फोन ज़्यादा बेहतर होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं आईफोन ज़्यादा बेस्ट है। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग आईफोन, मतलब आईफोन किसको बीट कर सकता है एंड्रॉइड फोन्स में, अगर अभी देखा जाए तो? यार ये तो वो वाला क्या बोलते हो, वो कि कोई कहावत है, ये चला आ रहा है कि एंड्रॉयड वर्सेस आईफोन वाला। बट मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना कि दोनों फ़ोन अपने अपने जॉनरा में अलग अलग हैं। वो डिपेंड करता है यूज़र पे। अब कई यूज़र होते हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस शो ऑफ करना रहता है, तो आईफोन ले लेते हैं। आईफोन के फीचर्स क्या हैं, कैसे क्या काम करता है, उनको उसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है। तो वो एक अलग ऑडियंस हो गई, जो वो जिनके बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि फिर उनको कोई नहीं रोक सकता। उनको मैं फीचर्स भी बता दूंगा ना, कि जैसे इनको मैं बता रहा हूँ, इनको आईफोन लेना है, इन्होंने सोच लिया कि भाई मुझे शो ऑफ करने के लिए आईफोन लेना ही है, तो मैं कितने भी एंड्रॉयड के फीचर्स इनको गिना दूँ, ये नहीं मानेंगे। तो उनका तो मतलब वो कैटेगरी में ही नहीं है। सेकेंड थिंग इज़ कि अभी जैसे मैं तो दोनों फ़ोन यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं कंटेंट बनाता हूँ, मैं एक टेक रिव्यूअर हूँ, तो मुझे मेरे हर 2 हफ्ते में 1.5 हफ्ते में फ़ोन स्विच होते रहते हैं, स्पेशली एंड्रॉयड, क्योंकि आईफोन 1 साल में एक बार आता है, तो वो एक बार स्विच होता है, और अगले जो भी फ़ोन होते हैं वो हर हफ्ते स्विच होते हैं कुछ ना कुछ। तो मैं दोनों फ़ोन यूज़ करता हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ जो नोटिस करी वो ये कि अब के जो एंड्रॉयड फ़ोन हैं वो बहुत अलग लेवल पे कंपटीशन दे रहे हैं आईफोन्स को, जो पहले नहीं देते थे। तो अब अगर जैसे वीवो का एक फ़ोन आया X200 Pro, वो बहुत खतरनाक फ़ोन है, उसका जो कैमरा है वो अलग लेवल का है। सैमसंग S24 अल्ट्रा मेरा फेवरेट एंड्रॉयड फ़ोन है, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो जो भी है कि यार वो आपकी यूजेबिलिटी के हिसाब से है। अगर आपको फास्ट फ़ोन चाहिए, अगर आपको अच्छा कैमरा चाहिए, सब चाहिए, तो आप एंड्रॉयड प्रेफर करो, अगर आप महंगा फ़ोन ले रहे हो तो। लेकिन अगर आपको सिर्फ सब बेसिक काम हो जाए, शो ऑफ हो जाए, तो फिर आईफोन ले लो, इसी। तो सवाल भी हमने ले लिए, काफ़ी 2 सवाल लिए, 2-3 सवाल लिए, और मुझे उम्मीद है कि जिज्ञासा आप लोगों की खत्म हो गई होगी जिनके मन में ये सब सवाल होंगे। तो नौन भाई, लास्ट में ही पूछना चाहूँगा कि आगे फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं, मतलब किस तरह का कंटेंट, और टेक में ही लाएंगे? यस, नहीं अभी हम लोग टेक तो है ही हमारा, या कुछ सीरीज ला रहे हैं, जैसे कई लोग इस लेवल पे पहुंचने के बाद सीरीज शुरू कर देते हैं। हमारा मेन तो यही कि हम अपॉर्चुनिटी तो देखते रह रहे हैं, हर टाइम पे देखते रहते हैं क्या कर सके। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी करी हैं, बट अब एआई को लेके हम लोग कंटेंट बना रहे हैं। टेक प्लस एआई हमारा एक अलग चैनल है। हमने टेक प्लस गैजेट पे ही ऑटोमोबाइल कवर किया, और वहाँ पे हमें बहुत कमाल का रिस्पांस मिला है। हमने लग्जरी कार्स को कवर किया, ऑटोमोबाइल में ईवी हमने 90% ईवी कवर करी है। तो ईवी वाले सेक्टर में मैं घुसने का ट्राई कर रहा हूँ। प्लस फिर हमारे कुछ अलग अलग बिजनेस और कोर्सेस वाला भी चीज़ें हैं जो चल रहा है, पाइपलाइन में है, तो वो हम चीज़ें कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं, क्योंकि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, आपके पास लोग ऑलरेडी होते हैं जो आपको फॉलो करते हैं, आपकी एक इमेज ऑलरेडी बनी होती है। तो बस यही है। तो कुछ अपने आप प्रोडक्ट्स भी लाएंगे खुद के, से एक यूट्यूबर है टेक बर्नर, आप वॉच प्रोडक्ट्स लाने शुरू किए, स्पीकर, वॉचेस। अभी प्रोडक्ट का तो सोचा नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में, बिकॉज हम खुद एक टेक रिव्यूअर है, हम दूसरों के प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं, तो खुद का प्रोडक्ट लेकर आना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं अभी उसमें तो नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन हाँ अगर कुछ हम अपने खुद अलग फ्यूचर में हम देखें तो वो डेफिनेटली आने वाले टाइम पता पड़ जाएगा। तो ये थे हमारे साथ नमन देशमुख, भोपाल का नाम जिन्होंने रोशन किया, नेशनल क्रिएटर अवार्ड जीत के और मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स लेके। उम्मीद है कि इन्होंने जो बातें बताई उससे आपको एक टेक ज्ञान और सोशल मीडिया ज्ञान भी मिला ही होगा। हम उम्मीद है नमन आपको भी हमारे साथ बात करके मजा आया बहुत बढ़िया लगा, बहुत पता ही नहीं पड़ा कितना टाइम निकल गया। उस क्रेजी मुलाकात से यहाँ तक का सफर बहुत अच्छा रहा। और उस समय मैं राक्षस अवतार में था, मैं इंसानी अवतार में आपसे बात किया, तो हम सबको बहुत मजा आया और उम्मीद है आपको मजा आया होगा।
तो आप अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो विस्तार न्यूज और विस्तार डिजिटल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में जरूर लिखें कैसा लगा ये बातचीत आपको, और इस तरह के और कौन कौन से क्रिएटर्स से हम आपकी मुलाकात करा सकते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और मैं कहूंगा कि आगे की लाइन आप ही बोल दें, लाइक शेयर और ये सब। यस जरूर, ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट में जरूर बताएं, प्लस फीडबैक दीजिए ताकि चैनल वाले और अच्छे से अपना काम कर सकें। विस्तार न्यूज़ के बारे में बोलेंगे कि होम ग्रोन न्यूज़ चैनल है, और मैं सबसे पहले जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि बहुत अलग लेवल का प्रोडक्शन चल रहा है। मतलब यहाँ से मैं कितने बार निकला हूँगा, लेकिन इमेजिन नहीं किया था कि इतना बड़ा वो है। तो वो देख के बड़ा मज़ा आया। लोग अच्छे, टीम अच्छी है आप लोगों की, यंग टीम है। स्पेशली सर से भी जब मैंने बात करी थी तो उनसे भी बात करके मज़ा आया। तो बस यही है कि MPCG में जितना भी काम कर रहे हैं आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसी लगे रहिए, और जो रियलिटी है वो पब्लिक को आपकी तरफ से मिलती रहे। बिल्कुल, ये जरूर दिखाते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। तो जैसा भाई ने बोला, अच्छा काम करते रहिए, कंटेंट बनाते रहिए और सोशल मीडिया में छाते रहिए, लेकिन गलत अंदाज में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।